पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड में वापस से आके वापस से सेकंड कौन सा पेपर चल रहा है हमारा 2019 का, 19 ही कर रहे हैं ना। निम्नलिखित में से कौन से वन अधिनियम से भारत के वनों के आरक्षित, संरक्षित और वन ग्रामीण वनों को विभाजित किया गया है? ऐसा कौन सा नियम आया था जिससे ये डिफ्रेंशिएट करा गया है? तो उसका जो आंसर है वो है वन अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट 1878। ठीक है, हिंदी के अंदर क्वेश्चन है, इंग्लिश के अंदर भी देखो ये वाले क्वेश्चन है इंग्लिश के अंदर है। तो हमसे पूछा गया है कि किसके द्वारा करा गया था, तो ये करा गया था फॉरेस्ट एक्ट 1878 के द्वारा करा गया था। 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया था, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। विलेज फर्दर अमेंडमेंट्स तो चलते रहते हैं। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले किसमें रिजर्व फॉरेस्ट जो थे जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो पार्शली कंट्रोल में थे, और विलेज फॉरेस्ट जो विलेज कम्युनिटी मेंटेन करती थी, उनको मैनेज करती थी। तो ये चीज़ हो जाएगा। इसका आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फॉरेस्ट एक्ट 1878। अब ये वाला क्वेश्चन आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, फाउंडेशन ऑफ द रामकृष्ण मिशन, फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज, फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मो समाज, फाउंडेशन ऑफ द ब्रह्मांस मंडली। अब ये सब कब हुए थे, अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। रामकृष्ण मिशन जो आया था वो आया था 1897 में, किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, सोशल कंडीशंस, पीपल की कंडीशंस वगैरह, जो लोगों की कंडीशंस थी उसको इम्प्रूव करने के लिए आया था। फाउंडेशन ऑफ द आर्य समाज किसके द्वारा आया था? 1875 के अंदर आया था। किसके द्वारा आया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने क्या नारा दिया था? चलो वेदों की ओर। और इन्होंने शुद्धिकरण क्रम चलाया था जिसमें जो कन्वर्ट हो चुके हैं मुस्लिम उनको वापस से हिंदूज़ में कन्वर्ट करना। फाउंडेशन ऑफ द ब्रह्मो समाज किसने करा था? राजा राम मोहन राय ने। कब करा था इन्होंने? 1828 के अंदर करा था। मैं बस शॉर्ट में लिख रही हूँ, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इन्होंने करा था। और इन्होंने किसको क्रिटिसाइज करा था? सती प्रथा को, विडो रिमैरेज को इन्होंने इनकरेज करा था। ठीक है, ये चीज़ करी थी। परमहंस मंडली किसके द्वारा करी गई थी? ये करी गई थी 1840 के अंदर दुर्गा राम मेहता जी और दोबा पांडुरंग के द्वारा करी गई थी। और उन्होंने विडो रिमैरेज वगैरह हो गया, वुमेन एजुकेशन हो गई, उनको प्रमोट करने का काम करा था। तो इन चारों के हिसाब से जो भी आंसर होगा उसको अरेंज कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में चला गया था उसके द्वारा क्या कौन कौन से करेक्ट हैं? अब देखो इसके अंदर 1 2 3 4 वाले कोड दे रखे हैं, तो अपन को उसी हिसाब से आंसर देखना होगा। अब सबसे पहले जब हम देखते हैं, 1 मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905 कब हुआ था? बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे अपील की थी कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधे। फिर बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे धीरे धीरे। अब किसके टाइम पे करा गया था? ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे किया गया था। मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे बंगाल के अंदर, सही है। हड़ताल हुई थी कलकत्ता में, ये भी सही है। द मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय मॉडरेट्स बट वॉज टेकन ओवर बाय रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट एट द लेटर स्टेज, ये भी सही है। मॉडरेट ने शुरू करा था लेकिन धीरे धीरे उसको रिवोल्यूशनरी जो थे उन्होंने ले लिया था। तो ये आंसर इसका आ जाएगा ए, क्योंकि तीनों ही सही हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज अ संत भाषा? संत भाषा क्या है? संत भाषा निर्गुण मिस्टिक की भाषा होती है। इफ द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ इज नॉट, ये जो 23 हाफ डिग्री पे है ना ऑर्बिटल पे ये झुकी हुई अर्थ, अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा? ये हमसे पूछा गया। ऐसा अगर नहीं होगा तो अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कि देयर विल बी अ नो सीजन चेंज, क्योंकि जो अर्थ है वो इस पर घूमी हुई है, तभी तो यहाँ पे सीजन का चेंज हो रहा है। अर्थ से सन से दूर जा रही है, पास में जा रही है। अगर ये स्ट्रेट होती तो हमेशा ही, ये देखो यहाँ पे एक टाइम पे जब अर्थ, देखो सन का मोशन यहाँ पे अर्थ ऐसी है, फिर यहाँ पे अर्थ ऐसी हो जाती है, फिर यहाँ पे अर्थ ऐसी हो जाती है, फिर यहाँ पे अर्थ ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पे इक्विनॉक्स होता है, यहाँ पे भी होता है समर सॉलिस्टिस वगैरह होते हैं। वो क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो 23 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर ऐसी पोजीशन में तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे गर्मी होगी, यहाँ पे ठंडी होगी। अगर ऐसी पोजीशन में तो इक्वल होगा। यहाँ पे नॉर्दर्न के हेमिस्फीयर के अंदर गर्मी होगी, यहाँ पे सदर्न में ठंडी होगी। तो ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ठंडी और गर्मी होने से क्या हो रहा है? सीजन में चेंज हो रहा है। समर आ रहा है, ऑटम आ रहा है, स्प्रिंग आ रहा है, रेनी सीजन आ रहा है।
तो ये से किससे हो रही है, वो इक्वेटोरियल प्लेन पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन होता है जिसके पास खुद की लाइट होती है। सन इज अ सैटेलाइट, सन एक खुद सैटेलाइट है और इसके पास खुद की लाइट है, इलेक्ट्रिक लैम्प की भी होती है, कैंडल की भी होती है, लेकिन मून की लाइट नहीं होती। मून किससे उधार लेता है, सन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ये तो बहुत ऐसे क्वेश्चन था, फ्री का क्वेश्चन है, इसमें तो किसी को गलत नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। चलो अब अपन कर लेते हैं ये वाले। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए, मैंने शायद 65 का एक्सप्लेनेशन लगा रखा है तो देख लेते, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं है, अच्छा है, लेकिन ये ऐसे में लगा रखा था, चलो ठीक है। नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। संत भाषा इज़ द लैंग्वेज ऑफ द निर्गुण मिस्टिक। पोएम जो थे कबीर के, उनके द्वारा संत भाषा लिखी गई थी। और उन्होंने क्या बोला था, निर्गुण पोएट्स वो होते थे जो गॉड को किसी भी फॉर्म में, मतलब आइडल जो मूर्ति पूजा है उसका विरोध करते थे, उसको भगवान का कोई निरंकार कोई आकार ही नहीं है भगवान का, उसके रूप में उनको पूछते थे। तो वो कौन हो जाएंगे, निर्गुण। और सगुण कौन हो जाएंगे, सगुण होते हैं जो भगवान को एक, जैसे मीरा भाई सगुण भक्ति मतलब करती थी, वो भगवान को एक मूर्ति पूजा, मूर्ति के रूप में पूजती थी वो कृष्ण भगवान को। ठीक है, तो वो चीज़ होती है सगुण भक्ति। ठीक है, फिर उसकी बात होती है उलंतबाजी। उलंतबाजी होती है अपस्टैंड सेइंग। उलंतबाजी मतलब कुछ भी कहना लेकिन उनका कोई भी मतलब नहीं होना, कह देना लेकिन उनका कोई भी मतलब नहीं होता, उसको उलंतबाजी मिस्टेक्स कहते हैं। और निराकार होता है कि गॉड का कोई भी आकार नहीं है, भगवान तो है लेकिन भगवान का कोई भी आकार नहीं है। कोई भी आकार में ले लो, जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग का ये वाला आकार माना जाता है, ऐसे निरंकार कोई आकार नहीं है उनका कोई पर्टिकुलरली। फिर सगुन, सगुन मतलब वही वापस से बता दी, मूर्ति पूजा होती है। ठीक है, तो ये। और उलंत बसाई, उलंत बंसी मतलब उल्टी कुछ भी सेइंग कहना, कुछ भी ऊपर नीचे वाली ऐसी कुछ बातें कह देना जिनका कोई मीनिंग नहीं होना, उनको कहते थे। अब ये वर्ड कहाँ यूज़ करा गया था, कैसे यूज़ करा गया था, मुझे नहीं पता, मैं भी पहली बार ही सुन रही हूँ। जब सुना पेपर कर रही थी, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू फॉलो इन अ प्रिज्म द मैक्सिमम डेविएशन। ये सबको पता है कि अगर प्रिज्म के अंदर लाइट को फॉल कराई जाएगी तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेविएशन किसका होगा, विबग्योर। विबग्योर में सबसे पहले क्या आता है, वी। तो वी यानी वॉयलेट कलर, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 68 का बी। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेकिन देखो एक और चीज़ बताती हूँ, इसका आंसर अगर आपको नहीं भी पता होना तो विबग्योर ये तो सबको पता होता है, रेनबो का कलर होता है। अब देखो कन्फ्यूजन होता है या तो विबग्योर में वी होगा या रेड होगा। आप देखो मैक्सिमम डेविएशन मतलब सबसे ज़्यादा फैलना। आपने देखा होगा कि खतरों के निशान पे हमेशा रेड कलर होता है। रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो दूर से दिखाई देता है और वो फैलता नहीं है। फैलता नहीं है मतलब उसकी जो लाइट है ना, मतलब जो रेड लाइट वो फैलती नहीं है। फैलती मतलब वो कॉन्क्रीट एकदम दिखती है, अगर फैलेगी तो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो डिमिनिश हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो इसलिए रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और वो दूर से दिखाई देता है और वो सबसे कम डेविएशन उसमें रेड कलर में होता है और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में होता है, वायलेट में। तो ये चीज़ सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी एग्जिबिटेड बाय द साउंड वेव्स। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो 69 70 अभी अपन करेंगे। 73 ये जो सर्कल है वो आपको पता है, बाद में कराऊंगी। विच वन, ये वाला इस पेज पे ये वाला क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं 71 वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट या फिर कोई आया होगा, सेंसस उस टाइम पे आया होगा, अरुणाचल प्रदेश है इसका। ठीक है, ये चेंज होता रहता है। तो अब अपन आते हैं 69 वाले क्वेश्चन पे। 69 का क्वेश्चन करते हैं। 69 में हमसे क्या पूछा गया है कि साउंड वेव कौन सा शो नहीं करती। साउंड वेव, अब मुझे एक बात बताओ, अपन ने साउंड वेव को अभी पढ़ा है, साउंड वेव क्या चीज़ है, पढ़ी है अपन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं है, अगर वेव है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इससे पहले इसी पार्ट 1 के अंदर हमने ये क्वेश्चन करा था। ठीक है, अब देख लो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। 2018 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी मैंने ये सारे टर्म्स आपको समझाए थे। रिफ्लेक्शन नॉर्मली क्या होता है, एक दूसरे मिरर पे आके, मिरर पे कोई लाइट आ रही होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है सारे डायरेक्शंस में, बाउंस बैक हो जाती है, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, डेंसर से रेयर एंड मीडियम के अंदर लाइट का बैंड होना होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है, दो वेव जा रही होती है तो या तो कंस्ट्रक्टिव होती है या फिर वो डिस्ट्रक्टिव होती है। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेंगे, डिस्ट्रक्टिव एक दूसरे पे जीरो, मतलब कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन एक ऐसा फॉर्मूला होता है, मतलब फिनोमेना होता है जिसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा होता है वेव्स का और एक प्लेन के अंदर, उसको पोलराइजेशन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, साउंड वेव के बारे में पूछा गया है। तो साउंड वेव जो होती है रिफ्लेक्ट होती है, आपको इको सुनाई देता है। रिफ्रैक्शन हो सकता है, कभी ज़्यादा पहुँचती है, कभी जल्दी पहुँच जाती है, कभी बाद में पहुँचती है। इंटरफेरेंस भी हो सकता है, साउंड वेव्स ओवरलैप हो सकती हैं। आप गाना गा रहे हो, म्यूजिक भी सुन रहे हो और गाना भी गा रहे हो, तो आपकी दोनों की वॉइस, दोनों की, गाने की और आपकी खुद की वॉइस ओवरलैप भी हो सकती है। ठीक है, तो और पोलराइजेशन, पोलराइजेशन वेव का मूवमेंट हो रहा है कि यहाँ पे नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि साउंड वेव
कैन नॉट पूछा है, तो कैन नॉट में आंसर क्या आएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 70 हमसे क्या पूछ रहा है? द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी किस लिए यूज़ करी जाती है? सेपरेशन टेक्निक होती है, जिसमें हम जो मीडियम्स होते हैं, दो सब्सटेंस मतलब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल या फिर सॉल्युबल और सॉल्युबल मटेरियल को डिफरेंशिएट पार्टीशन अलग अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है जब मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं सरफेस से, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद पार्टीशन क्या होता है? दो सब्सटेंस एक दूसरे को से अलग करने के लिए जो चीज़ यूज़ करी जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? घुल जाना, नमक का पानी में घुल जाना, चीनी का पानी में घुल जाना। वॉलेटिलिटी क्या होती है? वेपर का उड़ जाना, पानी का भाप बन के उड़ जाना। तो हमें क्रोमेटोग्राफी किस लिए? पार्टीशन अलग अलग करने के लिए यूज़ करी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइसलैंड ऑफ जापान? अब एक मिनट, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ कि ये कौन सा क्वेश्चन करा अपने 69। तो क्या हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे? 68 ये हो गया है, फॉरेस्ट कवर वाला कर लिया था, ये हो गया है। अच्छा 72 पे, ओके अपन 72 पे ऑलरेडी आ गए हैं, ठीक है कोई प्रॉब्लम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मुझे ऐसा लगता है पीछे कोई क्वेश्चन नहीं छूट गया, इसलिए मैं बार बार पीछे जाके चेक करती रहती हूँ, क्योंकि कभी कभी तो नंबर कट कर लेती हूँ मैं स्क्रीनशॉट लेते हुए, कभी कभी मैं जल्दी जल्दी में भूल जाती हूँ, भूल रखी हूँ मैं, मतलब मैं देखो ये सारे आइसलैंड दे रखे हैं इसके, क्यूशो, हॉन्शू, होकाइडो और एक शिकोकू। ठीक है, अब सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है यहाँ से ये, और ये कौन सा है? हॉन्शू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ये जापान के आइसलैंड्स हो गए। अब हमसे क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मैक्सिमम इंडियन स्टेट? ऐसा कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडियन स्टेट से मैक्सिमम पास करता है? तो उसका आंसर होगा 24। पेपर में अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो लीव इट, ये छोड़ने के लिए क्वेश्चन बनाए, मैं सॉल्व कर रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, और मेरे को भी नहीं आता था, मैंने भी स्क्रीनशॉट ये लगा लिया यहाँ पे 20 डिग्री प्रूफ करने के लिए, क्योंकि इसका आंसर ये ऐसा क्यों है, कोई पूछ सकता है ना ऐसा आंसर आपने क्यों टिक करा। तो देख लो, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 22 लैटिट्यूड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल 24, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम को टोटल किससे? 10 से, 26 किससे? और एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, इसको ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी कर सकते हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का 23.5 पे होती है, यानी 24 के आसपास होती है। तो तुक्का लगा सकते हो, तो 24 को लगा सकते हो कि मैक्सिमम स्टेट से यहाँ से निकल रही होती है, और 22 और 26 को भी उसके अप्रॉक्सीमेटली मार्क करके कर सकते हो इसको। अगर ये दिमाग में, पेपर में ये दिमाग चल गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री होती है और यहाँ पे 24 दे रखा है, तो उससे भी आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। ठीक है, ये देखो, ये आ रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये इन स्टेट से पास हो रही है। अगर हमसे पूछा जाए 22, 24, 26, तो हमें 23 पता है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे, जैसे 26 है तो यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे 26 करीबन यहाँ होगी, तो यहाँ कितने स्टेट आ रहे हैं। फिर हमसे बोला गया 20 से यहाँ कुछ होगा, फिर कितने स्टेट्स आ रहे हैं। थोड़ा सा आइडिया अगर लग जाएगा ना, तो तुक्का लगाना है तो लगा सकते हो। ठीक है, बाउंड्री पे हो, लग रहा है कि नहीं होगा, होगा, और श्योर नहीं हो तो तुक्का लगा देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर? द हिमालयन रेंज, नॉर्थ टू साउथ, ये वाली चीज़ें तो याद ही कर लेना। सबसे पहले कराकोरम है, लद्दाख है, जंस्कर है, यहाँ पे कैलाश है, यहाँ पे ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय है, शिवालिक है। ठीक है, देख लो जो भी आंसर है। सबसे पहले क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? कराकोरम है, लद्दाख है, जंस्कर है, पीपंजल और शिवालिक है। ठीक है, आंसर इज ए। सोनूरन, सोनूरन क्या है? ये डेजर्ट एरिया है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, डेजर्ट एरिया है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। डेजर्ट एरिया वगैरह याद करोगे ना, जब मैप्स वगैरह में करोगे तो याद आ जाएगा, तब याद करने पड़ेंगे, तब पता चल जाएगा। सोनूरन डेजर्ट इज़ अ डेजर्ट इन द नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये कवर करता है मैक्सिकन स्टेट्स ऑफ सोनूरन, ये कॉल कैलिफोर्निया वगैरह वगैरह। ये देखो ये यहाँ पर है, ये रहा सोनूरन डेजर्ट। बस इतना याद कर लेना कहाँ पर है। 76 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये भी आना, और बस एक ही क्वेश्चन है, चलो ठीक है। इसमें ये देखो, क्योंकि इसका मैप है तो ये चीज़ बतानी मैप से ज़रूरी है। हमें नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। क्वेश्चन है हमारा 76। तो देख लो, सबसे पहले यहाँ पे पल्क स्ट्रेट, पल्क बे, एडम्स ब्रिज और गल्फ ऑफ मन्नार। पल्क स्ट्रेट यहाँ पर है, पल्क बे यहाँ पर है, एडम्स ब्रिज यहाँ पे, एडम्स ब्रिज राम सेतु जिसे कहते हैं, और गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे। तो इसके हिसाब से आप इसको अरेंज कर लेना। सबसे पहले पल्क स्ट्रेट, फिर गल्फ ऑफ मन्नार, ये पल्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, ये तो नहीं है, ये है पल्क स्ट्रेट, फिर पल्क बे और फिर गल्फ ऑफ मन्नार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन 76 का आंसर हमारे पास है सी। ठीक है, चलो अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वियना और मॉन्ट्रियल? किसके लिए करा गया था? ओजोन, प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर के लिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। अब
CAPF का पेपर है तो ज़्यादा डीपी नहीं पूछेंगे, लेकिन UPSC होता तो पूछते कौन से COP के अंदर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर ये कौन से में आई थी वगैरह, वो सब पढ़ लेना। देयर आर 5 फ्रेंड्स, सचिन, कुणाल, मोहित, अमित और सोहन। सचिन इज़ अ शॉर्टर, सचिन शॉर्टर है किससे? कुणाल से, लेकिन टॉलर है किससे? सोहन से। मोहित इज़ द टॉलेस्ट, मोहित टॉलेस्ट है। मोहित कितने लोग हैं? 5। मोहित टॉलर है, 1 2 3 4 5। अब हमसे बोला गया है अमित इज़ लिटिल शॉर्टर देन कुणाल एंड लिटिल टॉलर देन सचिन, यानी यहाँ पे कुणाल आ जाएगा, यहाँ पे अमित आ जाएगा, यहाँ पे सचिन आ जाएगा और यहाँ पे सोहन आ जाएगा। अब हु विल बी द थर्ड? थर्ड कौन है यहाँ पे? अमित, सॉरी, ए आंसर इज ए। तो 78 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? एम इज़ अ ब्रदर ऑफ एन। एम ब्रदर है, मैं प्लस का साइन लगा रही हूँ मेल के लिए, प्लस मेल के लिए और माइनस का फीमेल के लिए, ठीक है। एम इज़ अ ब्रदर ऑफ एन, ठीक है, ये एम इज़ अ ब्रदर ऑफ एन। बी इज़ अ ब्रदर ऑफ, बी ब्रदर है एन का। एम इज़ अ ब्रदर ऑफ डी, एम ब्रदर है किसका? डी का, ये डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? तो एन इज़ अ ब्रदर ऑफ, एन का जेंडर ही नहीं पता, मेल है या फिर फीमेल है। देखो, अगर ये बहन है तो भी एम इसका भाई होगा, और ये भाई है तो भी इसका भाई होगा। तो एन का जेंडर नहीं पता, तो ये चीज़, ये तीनों तो वैसे ही गलत हो गया। आंसर डायरेक्टली क्या आ गया? डी। क्या आ गया? एम इज़ अ ब्रदर ऑफ, क्योंकि दोनों ही मेल हैं तो दोनों भाई हैं आपस में, तो एम इज़ अ ब्रदर ऑफ बी। अब देखो 80 वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि गैम्बल इज कोडेड एज दिस। गैम्बल और फ्लावर का हमें कोड निकालना है, तो ट्राई करते हैं। गैम्बल का नंबर होता है जी का 7, 1 13 2 12 5। इसका नंबर है 6 2 12 3 11 और 6। -1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। समझ रहे हो? यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे +1, ऑल्टरनेट हो रहा है। फ्लावर का नंबर लिखो 12, फ्लावर का 6 12 15 23 5 और 18। -1 करो, -1 5, 5 पे क्या आता है? ई, तो यानी ये होगा EMN। तो इन तीनों को छोड़ दो। पेपर में टाइम बचाने का तरीका बता रही हूँ। DS ये भी सही है। अब 23, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा? प्लस 24, 24 पे क्या आता है? X, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो 80 का आंसर है सी। 24 हो जाएगा, 24 पे आता है X। इन सी इसका अपोजिट है। इन दिस आइटम 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट, विच वन ऑफ द 3 इज अलाइक इन। अच्छा, इनमें से ऑड वन आउट चूज करना है 81 में से, तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, अटैचमेंट, एनिमिटी। ये दुश्मन के लिए यूज़ होता है शायद, तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा डी, ठीक है। अभी हमें क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1/6 ऑफ अ नंबर, 1/6 ऑफ एक्स क्या है? 53। अब हमें x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 53 × 6। हमें क्या पूछा है? x का 57% पूछा। अगर x की वैल्यू ये है तो हम इसको 57% निकाल लेंगे। इसका आंसर निकालना, 82 का आंसर क्या आ जाएगा? 181 पॉइंट ये, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना जो भी आंसर आएगा। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये हो गया है 88। चलो स्टार्ट करते हैं। इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय, न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दो, 300 कर दिया। इफ़ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय, 400 कर दिया। तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन क्या बना? ये चीज़, ठीक है। ये था x और ये y था। अब हमसे पूछा है x और y क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। तो 19/7 फ्रैक्शन क्या है? 400/300। तो ये कैंसिल, 3 से ये गया 3 और 3 ये हो गया 12/17। 12/17 किस में ऑप्शन आ रहा है? सी। इंक्रीज हो रहा है ना, अगर इसकी वैल्यू पहले x थी तो इंक्रीज 200% हो गया। तो x 200% से इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा? 300। 300% से हुआ है तो कितना इंक्रीज हो जाएगा? 400। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल फीचर ऑफ द पॉलीआर्की? पॉलीआर्की जो होता है उसका सेंट्रल फीचर क्या नहीं है? गवर्नमेंट इज़ इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड ऑफिशियल्स। पॉली मतलब होते हैं बहुत ज़्यादा, आर्की मतलब जो रूल करते हैं लोग। तो गवर्नमेंट इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता जब बहुत सारे लोगों के हाथ में होता है। तो प्रैक्टिकली ऑल अडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, हाँ ठीक है। देयर इज़ अ फ्री एक्सप्रेशन, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। हमसे नॉट पूछा है तो नॉट का आंसर इज बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल? मनी बिल की डेफिनेशन में कौन सी चीज़ नहीं आती है, वो चीज़ पूछी गई है, ठीक है। आप फाइनेंशियल, एनी फाइनेंशियल बिल एज पर द रिक्वायरमेंट। देखो,
अमेंडमेंट टू लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट पूछा ना, सही है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। द पेमेंट ऑफ मनी इनटू कंसोलिडेट, ये भी सही है। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी कंसोलिडेट फंड से भी ये सही है। एनी फाइनेंशियल बिल, एनी नहीं, हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं कहलाता। ऑर्डनरी फाइनेंशियल बिल भी होते हैं, ऑर्डनरी बिल्स भी होते हैं, तो ये चीज़ गलत है, तो इसका अंडर आर्टिकल ये गलत है, आंसर इज सी। अब देखो, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये किसका है? ये है फंडामेंटल आर्टिकल, कौन सी के अंदर आया था? ये है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल 51A। विच वन ऑफ द पार्ट फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज लोक अदालत, लोक अदालत का ऑर्गेनाइजेशन कौन नहीं कर सकता? तो हमारे पास जो 87 है उसका आंसर है पंचायत कमेटी। पंचायत कमेटी लोक अदालत नहीं बना सकती। तालुक लीगल सर्विस बना सकती है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बना सकती है, हाई कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी। रेडिकल्स क्या होते हैं? ठीक है, रिस्पेक्ट में इको रेडिकल्स के हिसाब से क्या चीज़ करेक्ट है? अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इको रेडिकल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। इको रेडिकल्स वो ग्रुप्स होते हैं, डोमेस्टिक ग्रुप्स होते हैं, जो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इलीगल एक्टिविटीज़ करते होते हैं। उनका मेन मोटिव, जैसे किसी को अपनी ज़मीन बचानी है, किसी को कुछ बचाना है, किसी को अपना धर्म बचाना है, लेकिन जो इको मतलब अर्थ को बचाने वाले जो लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इको रेडिकल्स कहते हैं। जैसे इको रेडिकल्स डोमेस्टिक टेररिस्ट हु परफॉर्म इलीगल एक्टिविटीज़ समटाइम्स टू प्रोटेक्ट द अर्थ, दे फॉलो द एन अर्थ फर्स्ट पॉलिसी, अर्थ को वो अपना सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 88, हम उसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। दे बिलीव दैट ह्यूमन सोसाइटीज ऑन द अर्थ आर मूविंग डेंजरसली क्लोजर टू द लिमिट ऑफ अर्थ कैरिंग कैपेसिटी, सही बात है, हम अर्थ की कैरिंग की जो कैपेसिटी है हम उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, ये बात सही है। दे कॉल फॉर स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन जितनी कंट्रोल होगी उतना रिसोर्स कंट्रोल होगा और अर्थ पे हार्मफुल एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा पॉपुलेशन का। दे स्ट्रेस फॉर द लेस कंजप्शन ओरिएंटेड एंड वेस्ट प्रोड्यूसिंग वे, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 88 का हमारा आंसर है 1 2 3 सही, सारे ही सही है, ऑप्शन 3। अब आते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रार्थना समाज इज करेक्ट, प्रार्थना समाज के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हमारी करेक्ट हैं? प्रार्थना समाज, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं किसके द्वारा फॉर्म करी गई थी। ये फॉर्म करी गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, और कौन सी ईयर में करी गई थी? 1867 के अंदर। कहाँ पे करी गई थी? मुंबई के अंदर। और मुंबई कहाँ पे थे? महाराष्ट्र के अंदर। तो ये चीज़ सही है। रिफॉर्म द हिंदू सोसाइटी, ठीक है, ये भी सही है। बिलीव इन द मोनोथेइज्म, प्रार्थना समाज जो था वो मोनोथेइज्म में बिलीव करता था, यानी वो मानता था कि एक ही गॉड है, एक ही ईश्वर है। इट हैड ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ब्रह्मो समाज, ये ग्रेटली ब्रह्मो समाज को इसने इन्फ्लुएंस्ड करा था। तो ये वाली चीज़ जो है वो गलत है, क्योंकि इट हैड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, क्योंकि जो ब्रह्मो समाज है वो कब आ गया था? 1828 के अंदर आ गया था। और प्रार्थना समाज कब आया है हमारा? 1867 में, ये उसके बाद में आया था। तो प्रार्थना समाज इसको कैसे कर सकता है? ब्रह्मो समाज इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3। अब देखो, वाई डिड द अर्ली नेशनलिस्ट अपोज द काउंसिल एक्ट 1892, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने जो काउंसिल एक्ट आया था 1892 का, उसको क्यों अपोज करा था? इसलिए अपोज करा था क्योंकि इस एक्ट के अंदर इंडियंस जो थे, इंडियंस को कंट्रोल नहीं दिया गया था, किसके ऊपर? पब्लिक फंड के अंदर। अब काउंसिल एक्ट 1892 क्या है उसको पढ़ना, लक्ष्मीकांत में दे रखा है। वाई वाज वासुदेव बलवंत फड़कड़े नोन इन द हिस्ट्री, उनको क्यों जाना जाता है हिस्ट्री के अंदर? क्योंकि 1857 में नहीं, ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ गांधीयन स्ट्रगल, नहीं, ही लीड एन आर्म अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1870, ये चीज़ सही है, ठीक है। रेडिकल लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अरेंज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वापस से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया है हमसे, पहले भी पूछा था तब हमने करा था, ठीक है। आते हैं इसके अंदर 92, चलो हिंदी में जगह है तो हिंदी में बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनको सॉल्व कर रखा है, हिंदी में जगह मिलेगी, यहाँ पे कर देंगे। चलो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, अरे चलो इंग्लिश में कर देती हूँ, ईयर ही तो लिखना है। 188 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1886 किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने,
जी ने, ठीक है। किस लिए करी थी? वही बेसिक रीजन, सबको पता होता है कि नॉर्मली क्या लिखना है। पुनः सार्वजनिक सभा 1870 में हुई थी। किसने करी थी इसको? SH शिप लंकर और छपेकर और महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। मद्रास महाजन सभा हुई थी 1884 के अंदर। इसे कर रही थी रामास्वामी मुदलियार। जगह नहीं होती यहाँ पे लिखने के लिए, मुदलियार, ठीक है। पी रंगा नायडू और एक और थे पी आनंद चरलू, ठीक है। इन लोगों ने करी थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 के अंदर हुई थी, जिसको किसने करी थी? फिरोज शाह मेहता। ये अब इसके हिसाब से जो ऑप्शन होगा अरेंज कर लेना। वाई वॉज द सितार पोएट्री ऑफ द तयम्मुर मानवर एक मिनट में हिंदी में ही पढ़ लेती हूँ। या फिर तयू मानवर ये किसकी क्यों प्रसिद्ध थी? ये प्रसिद्ध क्यों थी हमसे 93 में अंदर पूछा गया है। तो द राइटिंग्स वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थी, इसलिए ये ज़्यादा वो थी, फेमस थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? वही अगर कोई करी होगी तो उसका करेक्ट ऑर्डर को इंडेक्स निकाली होगी, तो उसके हिसाब से पूछा गया कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। तो जो अभी निकलेगा वो देख लेना, ठीक है। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का पता नहीं कहाँ पे नाम रहता है। चलो इसको आप आगे चलते हैं। Which one of the following is not fall in the area of the tropical deciduous forest biome? Tropical deciduous नॉट बोला है इसके अंदर, ध्यान रखना। नॉट नहीं, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। नॉर्थ कौन सा? नहीं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस न्यू ट्रॉपिक मेनली वेस्ट इंडीज़। देखो डेसिडुअस फॉरेस्ट वो होते हैं जो अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, ठीक है, और ट्रॉपिक रीजन के अंदर करते हैं। तो इंडो मलेशियन जोन, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ईस्टर्न अफ्रीकन और नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। नॉर्थ अमेरिका मेनली साउथ वेस्ट अमेरिका, ये गलत है। ये यहाँ पे ये वाले नहीं पाए जाते, ठीक है। वहाँ पे जो होते हैं, अभी मुझे सर्दी वाला वो नाम नहीं याद आ रहा, टुंडा बोलते हैं शायद उनको, वो वाले प्लांट पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका मेनली साउथ वेस्ट के अंदर। या नहीं, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ नाम, पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ये पाए नहीं जाते। डोलड्रम 2014 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था डोलड्रम से रिलेटेड, ठीक है, CAPF के अंदर पेपर के अंदर। अब डोलड्रम क्या होते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि डोलड्रम्स क्या है। डायग्राम है, चलो इसका भी डायग्राम है, इसका भी है। चलो 99 और ये कर लेते हैं और ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। इंस्पायर इज़ एन ऑनगोइंग इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर। इंस्पायर जो इनिशिएटिव आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो किसके लिए आया था? तो जो इंस्पायर करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दे, इसका आंसर है ए, छोड़ दो वैसे तो। इन आर टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द 150 क्वेश्चन, नेहा आंसर 40 क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट 90 क्वेश्चन करेक्टली। नेहा ने क्या कहा रहा? नेहा ने आंसर कितने क्वेश्चन करे? 40 क्वेश्चन करेक्टली करे। देखो टोटल कितने क्वेश्चन है? 140 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। 40 उसने करे, 40% करे किसमें से? 90 क्वेश्चन में से करेक्ट करे। प्लस व्हाट परसेंटेज ऑफ द 60 क्वेश्चन डज शी नीड टू आंसर करेक्टली, यानी इतने यहाँ पे कितना परसेंटेज वो आंसर करेगी? 150 थे, 90 कर दिए तो 60 बचे, तो उसका कितना परसेंट रहेगा? 60%। 60% किसका रहेगा? 150 क्वेश्चन का, ठीक है, 150। अब इसको सॉल्व कर देना, जो भी आंसर आएगा। इसका आंसर जो आएगा आंसर शायद 90 है इसका आंसर, ठीक है। मैंने सॉल्व करा था तो मेरा सॉल्व करा हुआ आंसर 90 है, तो देख लेना। अब ये वाला हो गया अपना, 99 हो गया, 100 हो गया। अब अपन को करना है यहाँ पे 96, 97 और 98, क्योंकि इनके जो क्या है ना, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स और एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए बाहर पीछे चलते हैं, मतलब आगे वाले पेज में। डोलड्रम्स क्या होते हैं? डोलड्रम्स हमने पहले भी पढ़ा था और ये पता था कि जो इक्वेटोरियल रीजन होता है ना, इस वाले एरिया के अंदर, यहाँ पे जो 5 नॉर्थ और 5 साउथ के अंदर जो एरिया होता है, ये जो बेल्ट कहलाता है, यहाँ पे डोलड्रम कहलाता है। डोलड्रम कहलाता है क्योंकि यहाँ पे विंड्स नहीं चलती थी। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो शिप्स ट्रैवल करती थी पुराने ज़माने के अंदर, वो क्या करती थी, क्योंकि जो शिप पहले चलती थी वो विंड के डायरेक्शन से चलती थी, तो वहाँ पे विंड तो इतनी ज़्यादा मोशन में नहीं रहती थी, तो उनकी जो शिप्स है वो आगे नहीं जाती थी। तो ऐसे कहते थे वो पानी में उसी जगह पे डुलती रहती है, डुलती मतलब स्टैग्नेट हो जाती है एक तरह से, वहीं पे घूमती रहती है। तो वो क्या करते थे, जो अपने हॉर्स वगैरह होते थे वहाँ से उनको नीचे गिराना, जो भारी सामान होता था उसको नीचे गिराना चालू करते थे। तो इस चीज़ को डोलड्रम कहते हैं। कंसिडर फुलिश इफ दे गॉट देयर
शिप स्टक इन द एरियाज ऑफ द लिटिल विंड, ठीक है, फुलिश, क्योंकि डोलरम मतलब होता है फुलिश। अब इसमें से हमसे पूछा गया कौन सी कंडीशन है। इक्वेटोरियल काम, ये चीज़ सही है। काम और लाइट विंड होती है, ये भी सही है। रोरिंग फोर्टीज कैसे हो गई, जब डोलरम है तो रोरिंग फोर्टीज तो नहीं होगी। वेरिएबल बोथ इन पोजीशन इन द एक्सटेंट, तो यहाँ पे देखो इसका वेरिएबल है पोजीशन में भी और एक्सटेंट के अंदर भी, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। वेरी करेगी ये पोजीशन और एक्सटेंट के साथ साथ, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए। थर्ड नहीं हो सकता, रोरिंग फोर्टीज पढ़ा हुआ है क्या होता है। The gently sloping accumulation of the coarse alluvial deposit by the braided stream is known as। अब पहले तो मैं ना इन सबको ऑप्शन को आपको बता देती हूँ, एक बार मैं हिंदी में चेक कर लेती हूँ उनको क्या क्या कहते हैं, क्योंकि हिंदी वाले भी क्वेश्चन करते हैं। सरोवरी, बर्फ चादरे, वापशन, वापनज और अवसादी, वाष्प नज और अवसादी, ठीक है। इसको अवसादी कहते हैं, अवसादी, इसको वाष्प नज और अवसादी, ठीक है। सैंड बार्स और इनको तो सबको एल्यूवियल फैन पता होगा। अब देखो एल्यूवियम डिपॉजिट से एल्यूवियल फैन बनता है, लेकिन अब एक बार समझ लेते हैं ये सब चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन समझाऊं, सैंड बार्स, सैंड बार्स ये होती हैं, देखो ये वाली, ये मिट्टी जो होती है ना ऐसे समुद्र का दोनों तरफ से जा रही होती है, सैंड ऐसे एक्यूमुलेट होकर कोई रास्ता बना लेती है, उसको सैंड बार्स कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद एल्यूवियल फैन क्या होते हैं, एल्यूवियल फैन जो होते हैं कैलिफोर्निया डेथ वैली के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। ये क्या होते हैं, जब रिवर, ये माउथ ऑफ द ड्राइड अप रिवर, जो रिवर सूख जाती है, रिवर क्या करती है बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर जाती है, और रिवर जो जब सूखने लग जाती है तो वहाँ पे वो बहुत सारे सेडिमेंट्स को जमा कर देती है, ठीक है। और उस चीज़ को कहते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जब रिवर दूसरे वाइडर वैली में जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वैली के अंदर जाती है, तो जो सेडिमेंट्स होते हैं ना वो कैसे निकलते हैं, एक ट्रायंगल के शेप में निकल रहे होते हैं, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, ये एल्यूवियल फैन का वो करते हैं। तो ब्रेडेड स्टीम्स के अंदर जब वो निकल रहे होते हैं तो एल्यूवियल फैन होती है। सैंड बार तो नहीं होगा। अब ज़्यादा बचा और डायर्स बचा है, तो डायर्स क्या होते हैं, पीस ऑफ लैंड होते हैं जस्ट मिडल ऑफ द रिवर गंगा, एज अ रिजल्ट डिपॉजिट ऑफ द डेकेट्स। फिर होती है बज़ादा। ज़्यादा मतलब होता है कि जब भी कोई भी रिवर सेडिमेंट्स लेकर आती है ना, तो जो माउंटेन होता है, पहाड़ होते हैं, पहाड़ के जो सरफेस होता है, माउंटेन का जो नीचे वाला पार्ट होता है, मतलब जहाँ पे माउंटेन्स का जो फ्रंट होता है वहाँ पे वो जाके बेस होता है, बेसिकली बेस होता है माउंटेन का, वहाँ पे जाके वो जमा कर देती है उसको, उसको बहुत सारी सेडिमेंट्स को बहा के लेकर आती होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बजादा कहते हैं। और ये स्पेनिश लैंग्वेज में इसको बजादा का मतलब होता है डिसेंट और इंक्लिनेशन, ठीक है। तो वैसे हमें तो यहाँ पे ब्रेडेड एक्यूमुलेशन जो स्लोपिंग में कोर्स वैली के अंदर जो एक्यूमुलेशन हुआ है डिपॉजिट्स का, उसको क्या कहते हैं, एल्यूवियल फैन कहते हैं, ये हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ पे हमें चारों ऑप्शंस पता होने चाहिए थे, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा एक बार आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैलियोक्लाइमेटिक जियोलॉजिकल इंडिकेटर, इनमें से कौन सा पैलियोक्लाइमेटिक जियोलॉजिकल इंडिकेटर नहीं है। लैक्लस्ट्राइन डिपॉजिट, आइस शीट्स एंड आइस कोर्स, इवोपराइट डिपॉजिट और सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। अब देखो सबसे पहले एक चीज़ समझो, पैलियोक्लाइमेटिक होता है प्री हिस्टोरिक टाइम की बात कर रहा है, तो अब जब लैक्लस्ट्राइन जो डिपॉजिट्स हैं वो किससे डिपॉजिट्स होते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं जो बॉटम्स में एंशियंट लेक्स वगैरह के अंदर जो सेडिमेंट बहा के लाती हैं लेक्स वगैरह, उनके अंदर जो डिपॉजिट हो जाते हैं, टाइम टू टाइम वो ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, उनको कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये पेलियोक्लाइमेटिक जियोलॉजिकल इंडिकेटर नहीं होना चाहिए। फिर आइस शीट एंड आइस कोर की बात करेंगे, तो आइस शीट जो होती है अर्थ के अंदर, अगर आपने आइस एज मूवी देखी होगी आपको पता होगा कि आइस एज जो है बहुत पुरानी है, और ये प्लानट के बारे में आपको नॉलेज देती है कि ये पहले थाउजेंड और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर से के मतलब के पहले, इन 100,000 ईयर से पहले ये कैसा प्लैनेट था, उसकी क्या क्या कंडीशंस थी, वो सेडिमेंट जो आइस शीट्स और आइस कोर्स में मिलते हैं वो अर्थ के बारे में बताते हैं। फिर इवोपराइट डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट्स होते हैं जो प्री कैम्ब्रियन काल से होते हैं, जैसे ये डिपॉजिट्स जो जम्मू कश्मीर और लेह वगैरह में पाए जाते हैं, उत्तराखंड, देहरादून और इसमें पाए जाते हैं, और ये
इनकी जो एज होती है ना इवोप्राइट्स डिपॉजिट्स की, इनकी जो एज होती है प्री कैम्ब्रियन टाइम से अभी तक की पाई जाती है। और सेडिमेंट्री डिपॉजिट तो सबको पता है, सेडिमेंट्री जो सेडिमेंट्स नदियों वगैरह के द्वारा बहा, एयर के द्वारा, नदियों के द्वारा बहा के लेकर आके जमा कर दिए जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है वो भी जियोलॉजिकल इंडिकेटर्स ही होते हैं। तो देखो इसका आंसर वैसे 98 का अगर मैंने आंसर की में चेक करा था तो वो तो उन्होंने बी दे रखा है, आई शीट्स और आई स्कोर। और कहीं और चेक करा था तो उसने लैक्लिस्ट्राइन डिपॉजिट बोला था। और मैं ये क्वेश्चन करती तो मैं छोड़ के आ जाती, लेकिन आंसर वैसे इसका लैक्लिस्ट्राइन डिपॉजिट्स होना चाहिए। आई शीट्स और आई स्कोर से तो हमें पता चलता है ना आई शीट्स कितनी पुरानी है, कितने साल है, कितनी एज है, उसके सेडिमेंट्स जो उसमें जमा हो जाते हैं। तो आई थिंक वो हो सकता है, लेकिन शायद इस ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि जो आई शीट्स वो जमा हो गई हैं वो पिघली तो नहीं है। मतलब अब तो गर्मी बढ़ रही है ना, पहले तो बहुत ठंडी थी, तो कितनी आई डोंट नो क्या आंसर मान के उन्होंने 98 को बी ऑप्शन माना था। चलो अब आगे करते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2700 अ मैन लूज, ये सबको पता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कहता है 100 माइनस लॉस 90 इंटू उसको हमें कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, सेलिंग प्राइस उसका कितना है 2700 है। तो यहाँ से ये गया, यहाँ गया 9 से ये गया 3, तो ये क्या बना 3000। कितना हो गया उसका सेलिंग प्राइस हो गया। उसका सेल कितने करा उसको 3600 करा, 3600 करा तो यानी कि उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 600 का। कॉस्ट प्राइस उसका कितना था 3000 का। निकाल लोगे ना 36 को माइनस करोगे तो इसमें से, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। तो ये 3 से 3 ये गया, ये से ये गया, 3 किससे होता है 2, तो 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टर्म देख लो, अब इसकी नेक्स्ट टर्म कैसे होगी। देखो NO आना चाहिए या ON आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 3, इसका ऑप्शन कैसे चल रहा है 2 3, बाय का कितना है 25 और 24। फिर नेक्स्ट में देखो ई का कितना है 5 6, वी का कितना है 22 और 21, एच का कितना है 8 और इसका 9, इसका 19 और इसका 18, एस आर का, के का 11, एल का 12, पी का 16 और इसका 15। अब हमें नेक्स्ट ये देखो 2 3 4 गायब है, 5 6 7 गायब है, 8 9 10 गायब है, 11 12 13 गायब होगा 13। तो यहाँ पे क्या आएगा 14 और 15, 14 और 15 यानी एन और ओ। तो एन और ओ ये दोनों ऑप्शन है। ठीक है, 25 24 23 22 21 20 गायब, 19 18 17 गायब, 16 15 14 गायब। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 और 12। अब 13 पे क्या होता है m और 12 पे कितना l, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका a। द लीस्ट इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई बाय द 2940 बिकम परफेक्ट स्क्वायर। फिर इसका फैक्टर करो तो 1 4 8 7 और 0, 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3 5 7 3 5, फिर 5 से कर दो तो यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो खुद ही कर लेना। कर लोगे क्या, कैसे करना है, मैं अब इसको फैक्टर निकालती बैठी होंगी इसका। करूँ 1 4, क्योंकि देखो 7 25 20 23 और 5 7 जगह। अब 147 किससे जाता है 3 से जाता है, तो ये 3 हो जाएगा 4 और ये इतना 27, तो ये हो जाएगा 9 49 7 और 7। अब देखो इसका पेयर बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर, किसका नहीं बन रहा 5 और 3 का, तो किससे करोगे मल्टीप्लाई परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 15 से। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 103 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर आर रिवर्स द नंबर इंक्रीज बाय 27, द सम ऑफ द सच टू डिजिट नंबर्स आर। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है ना अजीब सा है। अजीब सा क्यों है, थोड़ा सा लेंदी है, मैं बता देती हूँ कैसे करना है इसका। व्हेन द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर आर रिवर्स, देखो एक x लिया प्लस 10y लिया, तो इसके नंबर आ रहा था कुछ m। अब इसको अगर रिवर्स कर दोगे y प्लस 10x कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, नंबर जो होगा वो किससे इंक्रीज हो जाएगा m प्लस 27। अब m की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये चीज़ x प्लस 10y। अब इसके अंदर पुट करोगे इसकी वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा, x को इधर ले जाओ, x माइनस वाई कितना आ जाएगा 27। अब x और y की क्या वैल्यू ले सकते हो, क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं हम। x की वैल्यू ले लो 9, क्योंकि 27 होना चाहिए इनका सम नहीं मतलब माइनस करके। ट्वेंटी सेवन कहाँ से आ जाएगा, ये 27 नहीं आएगा, मैं माइनस भी नहीं करा 27, और यहाँ से तो 3 आएगा 9 आएगा ना, क्योंकि देखो x में इधर लेकर आया 10 में से माइनस करा, ये इस 10 में से माइनस करा तो ये 9 से ये करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मैं 27 9 का कॉम्बिनेशन बैठा रही थी। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे 3 है। ठीक है, वही तो मैं सोचूं मैंने पहले करा था तो यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा था। अब देखो ये 3 है, अब इसकी वैल्यू 3 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 9 ले लो, इसकी वैल्यू 6 ले लो, इसकी वैल्यू 8 ले लो, तो एक नंबर बना 96। दूसरा नंबर हमारे पास बना, इसकी वैल्यू 8 ले लो, इसकी वैल्यू ले लो 5,
तो भी 3 आ जाएगा। तो ये दूसरा नंबर बना 85। फिर ऐसे ऐसे लेते जाओ और इन सारे नंबर के जितने भी नंबर आएंगे उनका सम कर देना और आंसर निकाल लेना। इसका आंसर जो एक्चुअल में आ रहा है, देख लेना इनमें सम करने से जो भी नंबर आएगा, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन 54729 आ रहा है, ये चीज़ 9 आ रही है। अब देखो इसको प्लस करते जाओ, 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 + 2 18, 18 आया, 18 1 + 8 9, ये हो गया। 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 2 15, 15 1 + 5 6। तो अब इसको भी प्लस कर दो, ऐसे ही प्लस हो रहा है। 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 6 20, 22 + 0, आंसर इज 2, 105 का 2। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन टू अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर ऑफ द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का मेंबर अपॉइंट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती है। फाइनेंस कमीशन, अ सुप्रीम कोर्ट जज और वन ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। पर्सन हैव द वाइड एक्सपीरियंस, सुप्रीम कोर्ट लॉ की फाइनेंस के अंदर इतनी ज़्यादा ज़रूरत कहाँ होगी कमीशन में बैठाने के लिए, वो मैंडेटरी नहीं है। पर्सन हैविंग वाइडर एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सर्विस, ये होना चाहिए। पर्सन इकोनॉमिक्स के अंदर नॉलेज होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो 106 का हो जाएगा आंसर। 2 और 3 फर्स्ट गलत है, तो आंसर है सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियन सर्व्ड एज द कोर्ट ऑफ द राजा मान सिंह तोमर एंड बहादुर शाह ऑफ द गुजरात। इसका आंसर जो है वो बीजू बावरा है। और ये सारे भी देख लेते हैं किन किन के महल में है, तो हमारे थोड़ा सा और नॉलेज को इन्हेंस कर लेते हैं, ठीक है। बीजू बावरा जो था ये मानसिंह के में था, ग्वालियर के, और बहादुर शाह गुजरात के में था। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ध्रुपद इन क्रिएशन ऑफ द स्टाइल ऑफ द ध्रुपद इन ब्रज भाषा ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड, इतना ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। तानसेन अकबर के कोर्ट में था, ये सबको पता है। फिर लाल कलावंत ध्रुपद स्कूल का था और ये शाहजहाँ के कोर्ट में था। रंग खान कलावत जो था वो तानसेन का डिसिप्लिन था, यानी उनका स्टूडेंट थे, और ये अकबर और शाहजहाँ के कोर्ट में थे, ये भी ध्रुपद म्यूजियम के थे। तानसेन का शिष्य था रंग खान, और ये फिर लाल कलावत शायद इनका बेटा या भाई जो भी होगा रिलेशन में। और इनको गुण समुद्र का किसने दिया था, टाइटल दिया था लाल कलावंत को, शाहजहाँ ने। तो ये सारे हो जाएंगे, और आंसर तो क्या है इसका, बीजू, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब ये 107 हो गया। अब ठीक है, चलो अब आते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इसके बाद तो वैसे ही पीछे कर चलना है, और ये वाला बाद में करेंगे अभी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज जेल्ड इन द कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस सिंस 1924। 1924 के अंदर जो केस हुआ था कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी, ये क्या थी पहले तो मैं वो बता देती हूँ। देखो सबसे पहले इसमें क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने ना ये इल्ज़ाम लगाया था इन लोगों पे, ये सोशलिस्ट थे, इन पे ये इल्ज़ाम लगाया था, कम्युनिस्ट थे, इन पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, और इस ये इल्ज़ाम लगा के इनको जेल में डाल दिया था। तो इसके अंदर कौन कौन थे, कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ षड्यंत्र, मतलब इन पे इल्ज़ाम, ये कम्युनिस्ट थे तो इन पे इल्ज़ाम लगाया कि ब्रिटिश के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं बेसिकली, तो इसको कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है 1924 का। इसमें कौन कौन थे, इसमें थे एम एन रॉय, मैं लिख देती हूँ, एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, सिंगारेलू चेट्टियार और गुलाम हुसैन। अब देख लो ये कौन कौन से में आ रहे हैं, कौन से ऑप्शन में ये प्रेजेंट है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता, आंसर इज ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फाउंडर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो है उसके मैच नहीं करते। नेशनल लिबरेशन जो है फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू, ये सही है। जामतुल उलमा ए हिंद मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद, ये भी सही है। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी बाल गंगाधर तिलक, सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एम एन रॉय के द्वारा नहीं करी गई थी, ये 1934 के अंदर करी गई थी, जो डिसॉल्व हो गई थी 1948 के अंदर। ये करी गई थी जयप्रकाश नारायण द्वारा, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर
लोहिया और आचार्य नारायण नरेंद्र देव। ठीक है, ये आप आगे करेंगे, ये भी आगे करेंगे। चलो अब अपने पास बचा है 108, स्टार्ट करते हैं 108। द सूफी वर्क कशफ उल मुजहब किसके द्वारा लिखा गया था? ये रहा। ठीक है, ये बुक की फ़ोटो दिखानी थी ताकि याद रहे, तो याद रखना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनर प्लानट। इनर प्लानट क्या होते हैं? इनर प्लानट वो होते हैं जो मार्स तक आते हैं, और आउटर प्लानट्स वो होते हैं जो जुपिटर से आते हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए तो अर्थ, सन और अर्थ के बीच में आ रहे हैं क्या? नहीं, मार्स भी है, मार्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में जो आते हैं, क्योंकि जो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, तो उसके बीच में जो प्लैनेट्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। तो 11th का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए और ये क्या क्या चीज़ होती है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मोरिन्स। मोरिन्स क्या होते हैं? एक लैंडफॉर्म्स होती हैं। लैंडफॉर्म्स के अंदर क्या होता है? जो आइस, जो बर्फ़ पिघल जाती है ना, बर्फ़ के अंदर जो मटेरियल रह जाता है बर्फ़ के द्वारा, उस चीज़ को कहते हैं मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड बाय द मूविंग ग्लेशियर्स। जो बर्फ़ पिघल रही है या फिर जो ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं उसके बाद जो मटेरियल रह जाता है उसको हम कहते हैं मोरिन्स। फिर उसके बाद क्या होता है? पॉइंट बार्स। पॉइंट बार्स देखो ये चीज़ होती है, जैसे नदी ऐसे टेढ़ी टेढ़ी बह रही है ना, तो ये चीज़ जो होती है ना, ये जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ पर ऐसे, इनको हम क्या कहते हैं? पॉइंट बार्स कहते हैं। तो ये किससे बनते हैं? पॉइंट बार रिवर डिपॉजिट से नॉर्मली। ठीक है, फिर उसके बाद होता है टॉम्बोला। टॉम्बोला क्या होता है? सैंडी और श्रिंगल इस्थुमस होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? इसका मतलब क्या होता है कि लैंडफॉर्म्स जो आइसलैंड के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं सेडिमेंट्स को इकट्ठा करके, उसको हम चीज़ कहते हैं। तो आइसलैंड का कुछ है क्या? सी डिपॉजिट को ये कहते हैं। और लोइसिस किसको कहेंगे? विंड डिपॉजिट को। ये रहे, ये देखो, ये जो पहाड़ को काट काट के वो लेयर्स, मिनरल्स और वो सब काट काट के, जो द लेयर ऑफ द फाइन एंड मिनरल रिच मटेरियल इज कॉल्ड लूसिस। लूसिस मतलब जो हवा के कारण सारी पहाड़ वगैरह को काट के जो मिनरल रिच बच जाता है ना, मटेरियल उसके अंदर बच जाता है, उस चीज़ को कहते हैं विंड डिपॉजिट से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैच द फॉलोइंग में मैच कर लेना। ये वाली अब देखो, ये चीज़ हमें दी गई है। अब इसके बारे में हमें मैप दिखा देती हूँ। मैंने इसका प्लेस करा था। ठीक है, अब हमसे क्या क्या पूछी गई है? एक तो रिवर्स देखनी पड़ेंगी। रिवर्स है पेन्नार, वेगई, कावेरी, कृष्णा। इनमें से कौन कौन सी है? अब यहाँ पे देखो, इसमें देखो, पेरियार ये है, शायद कावेरी पूछी थी, वेगई पूछी थी और पेन्नार पूछी थी, कृष्णा पूछी थी और कृष्णा भी पूछी थी ना, ये रही कृष्णा। ठीक है, अब इसके हिसाब से मैप को मैच कर लेना कौन कौन सी रिवर है, तो आंसर आ जाएगा नॉर्मल। ये रिवर्स है, ये लेक्स, ये ध्यान रखना यार, ये रिवर्स का मैप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जब भी एक बार पढ़ रही हो ये ध्यान रख लेना। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना 113, तो 113 का आंसर हमारे क्या हो जाएगा? 2143, क्योंकि 2 पे पेन्नार आई थी, 2 पे पेन्नार आई थी, यहाँ कृष्णा आएगी, सबसे पहले कृष्णा थी, पेन्नार कहाँ से आएगी? ठीक है, और ये पेन्नार थी और वेगई यहाँ पे है, वेगई, और हमारे पास क्या बची? कावेरी, थर्ड पे कावेरी यहाँ पर है। ये वाला हमें दे रखा है, अभी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो इसको, ये थोड़ा सा टिपिकल है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था। देखो 2 इंटू 3 + 4 इंटू 3 - 4, 4 - 3, 7, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा? 14। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 इंटू 6 + 4 10 इंटू 6 - 4 कितना हुआ? 2, तो 3 इंटू 10 30, 30 इंटू 2 60, आ गया आंसर। अब देखो हमसे क्या पूछा है? 4, तो 4 इंटू 5 + 7, 5 + 7 कितना हुआ? 12, और 7 - 2 कितना हो गया? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2, 12 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 4 इंटू 2, तो ये करोगे तो ये 8 से करो, 8 का होता है 16 का 196, आंसर हो जाएगा 114 का 96। कंसिडर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द मिसिंग, इसमें से मिसिंग निकालना है। मिसिंग, अब सीरीज़ को सॉल्व करें, कैसे सॉल्व हो रही है? अब देखो इसको कैसे करना है। कैसे हो रहा है ये? देखो 1 + 8 आया 9,
9 + 8 कितना आया? 17। 17 + 16 ठीक है, आया 33। 33 + 16 आया 49। फिर 49 + 24 आया 73 और 73 + 24 आया 97। देखो पहले दोनों पे 8 प्लस, फिर 16 प्लस, फिर 24 प्लस, तो इसका आंसर क्या आ गया? 97 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो हो गया हमारा, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 1 4 2 इंटू 4 इंटू 4 4 इंटू 4 तो ये 48। अब 117 करते हैं। 117 के अंदर हमें पूछा गया है कि आर्य समाज से which of the following statement about the आर्य समाज which emerged in the late 19th century is correct। आर्य समाज के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट है? अब आर्य समाज में पता है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 के अंदर करा था। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस अमॉन्ग्स द ट्रेडिंग कास्ट। उसमें बोला गया है कि जो आर्य समाज है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट था ट्रेडिंग कास्ट में, हो सकता है क्योंकि उन्होंने क्या करा था, आइडियल वगैरह की वर्कशिप वगैरह, उन्होंने बोला था वेदों की और लौटो। आर्य समाज ने ये बोला था, शुद्धि मूवमेंट चलाया था। ये मैंने पहले भी बोला था कि शुद्धि मूवमेंट चलाया था, जो कन्वर्ट हो चुके हैं मुस्लिम उनको हिंदू में कन्वर्ट करने के लिए। द मॉडरेट्स इन द आर्य समाज वर हेडेड बाय द हंसराज एंड द लाजपत राय एंड द सेट अप अ चेन ऑफ दयानंद। ये भी सही है। द आर्य समाज हैड द फ्यूअर मेंबर्स देन ब्रह्म समाज। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। ठीक है, क्या मेंबर्स नापे थे क्या कहीं? ये ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए ना जो एकदम वैग्यू स्टेटमेंट हो, चाहे यूपीएससी का भी पेपर दे रहे हो ना, तो गलत होते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महात्मा गांधी सत्याग्रह इज करेक्ट। महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट वॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिस कैंपेन रेडिकलिज्म इन साउथ अफ्रीका दैट गांधी जी सबसे पहले साउथ अफ्रीका के अंदर ही उन्होंने सत्याग्रह को अप्लाई करा था। ये चीज़ सही है। द टू वाइटल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सत्याग्रह, ट्रुथ और नॉन वायलेंस, ये भी सही है। सत्याग्रह रेसिस्ट एविल बाय इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग ऑन हिमसेल्फ नॉट बाय इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग ऑन द अपोनेंट, ये भी सही है। इन इंडिया सत्याग्रह वॉज फर्स्ट चंपारण के अंदर हुआ था, तो ये भी सही है, सारे ही सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अब 119 वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि सतवाहन के बारे में कौन सी चीज़ सही है। सतवाहन रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रो नाइम्स, मतलब अपनी माता के नाम से। ये 2018 में भी क्वेश्चन था सतवाहन का, और मैंने वहाँ पे गौतमी पुत्र शतकर्णी, मैंने इसे समझाया था कि गौतमी का पुत्र है। सतवाहना सक्सेशन टू द थ्रोन वॉज जनरली बेटर, मतलब सक्सेशन तो थ्रोन उनके पैट्रियार्की से होता था, लेकिन वो अपनी जो आइडेंटिफाई अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे। गौतमी पुत्र शतकर्णी, तो गौतमी का जो पुत्र है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, तो बोथ आर करेक्ट। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। अब ये वाला क्वेश्चंस करने हैं, लास्ट पेज पे आ गए हैं पेपर में। अब सबसे पहले देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर मैप, ये हमें किसका दे रखा है? ये हमें दे रखा है सिक्किम का। अब सिक्किम से हमें पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सा होगा, 4th नंबर पे कौन होगा, 1st पे कौन होगा, 2 पे कौन होगा और 3rd पे कौन होगा। अब मैं तो आपको मैप ले जाती हूँ। ये रहा मैप, ये रहा मैप सिक्किम का। यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ कौन है? भूटान, यहाँ कौन है? नेपाल, यहाँ कौन है? चाइना, यहाँ कौन है? बांग्लादेश, और यहाँ कौन है? इंडिया। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर 120। 120 का आप आंसर देख लो। 4th पे कौन आएगा? फोर्थ पे कौन आएगा? नेपाल। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन आएगा? 1 पे, 4th पे भूटान कहाँ पर आएगा? 1 पे, तो बी का क्या हो जाएगा? भूटान। ठीक है, भूटान, ये रहा सिक्किम। ठीक है, अच्छा
एक चीज़ मेरे से यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ये कि देखो एक चीज़ बताती हूँ, ये भूटान यहाँ से आएगा क्योंकि सिक्किम ऐसे उभरा हुआ है और भूटान यहाँ से है, मतलब यहाँ चाइना तिब्बत वाला एरिया है ना, ये तिब्बत है और तिब्बत किसके पास है, चाइना के पास, तो यहाँ पे चाइना आना चाहिए। वही मैं सोच रही थी इतनी देर से कि भूटान आना चाहिए, भूटान कैसे नहीं आएगा यहाँ पर। फिर थोड़ा सा मैं सोच रही थी फिर चाइना, चाइना तो ऊपर आना चाहिए, तो चाइना ऊपर आ रहा है तो ये यहाँ पे बाउंड्री नहीं दे रखी, अगर यहाँ भूटान आ रहा है तो यहाँ पे चाइना आएगा, यहाँ भूटान आएगा और भूटान आएगा और भूटान, और यहाँ पे क्या आएगा, वेस्ट बंगाल। अब इसके हिसाब से आप इसको मैच कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेम गिवन बाय इंडियन रेलवे टू इंडिजीनियसली, ये करंट का क्वेश्चन है, छोड़ सकते हो, उसका आंसर बी था, वंदे भारत एक्सप्रेस। अब होता है द एनसीपी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एम्स टू रिड्यूस पार्टिकुलर मैटर पीएम इन एटलीस्ट 102 cities 20 to 30% by 2024। द बेस ईयर फॉर द कंपैरिजन ऑफ द कंसंट्रेशन, बेस ईयर क्या लिया है उन्होंने कंसंट्रेशन के लिए, दैट इज 2017। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रंटियर डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी वॉज डीकमीशनड इन 2019 के अंदर कौन सा डीकमीशन किया गया था, तो दैट इज INS रंजीत। फिर उसके बाद पूछा गया था इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। अपाचे कहाँ से लेता है, वो USA से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी, ये भी इसका ही क्वेश्चन है, UK ने, यूनाइटेड किंगडम ने डिक्लेयर करी थी क्लाइमेट इमरजेंसी सबसे पहले। तो ये वाला हमारा 2019 का भी पूरा पेपर CAPF का खत्म।